हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से चैनल मोशन बायोलॉजी में। और ये चैनल आपका है ना, आप सबका है, एक छोटे से परिवार का है जो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा परिवार होने वाला है। तो आप इसको सपोर्ट करिए और साथ में अपने नॉलेज को बूस्ट करिए। और आज हम फिर से एक नई टॉपिक के साथ स्टूडेंट प्रेजेंट हुए हैं और आज की टॉपिक में चलिए फिर से एक नया कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, है ना। तो पिछली क्लास आप लोगों को शायद बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी, क्योंकि पिछली क्लास में हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट इशू पर बात किया। हम आने वाले संडे को एक ऐसा वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम अलग जो है सामाजिक लेवल पर हम एक बात करेंगे इस चैप्टर को लेकर, जिसमें एक तरीके से कह सकते हैं कि जो समाज में हो रहा है उस बातों को ध्यान में रखकर हम बात आपसे करेंगे। तो स्टूडेंट, आज की क्लास जो है एक छोटे से और इम्पोर्टेंट पॉइंट से हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और साथ में एक नए कॉन्सेप्ट को हम सीखने जा रहे हैं। इस चैप्टर में ज्यादा समझने वाला है, जैसा कि आप लोग 2 लेक्चर में देख चुके हैं। आज ये तीसरा लेक्चर है। जो नए स्टूडेंट हैं हम पहले उनको बता दें, आज इस चैनल पर 3 चैप्टर हो चुके हैं कंप्लीट, और आप जाकर पहले उन तीनों चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए। और आपको अगर नोट्स चाहिए तो पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स टेलीग्राम चैनल पर हैं, 4 चैप्टर के, इस वाले चैप्टर के भी हैं। जो स्टूडेंट नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, आप जाकर जो टेलीग्राम चैनल है वहां से अपना नोट्स कंप्लीट कर ले। तो चलिए आज बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करें। आप लोग कैसे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग अच्छे होंगे, आई होप। आप लोगों की चैट हम देखते हैं, काफी अच्छे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करें। हाँ, आज की हेडिंग है स्टूडेंट गर्भ निरोधक विधियां। पिछली क्लास में आपको याद है, पिछली क्लास में हम लोग जो है एमिनो सिंथेसिस के बारे में डिस्कस किया, उल्बवेधन के बारे में डिस्कस किया, साथ में हमने जनसंख्या विस्फोट के बारे में डिस्कस किया कि किस प्रकार से भारत में जनसंख्या आजादी के समय 350 मिलियन से बढ़कर 1000 बिलियन हो गई, है ना, 50 साल में। तो उसके साथ साथ हमने ये समझा कि जनसंख्या अगर ज्यादा ग्रोथ कर जाती तो कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं। आप लोगों को पता है, शिक्षा समस्या, चिकित्सक समस्या, रहने का समस्या, खाने पीने का समस्या, अन्य बहुत सारी समस्याएं बढ़ सकती हैं। और बच्चों आज उसके बाद हमने ये भी देखा था कि जनसंख्या विस्फोट बढ़ने के बाद इसके नियंत्रण के लिए कई विधियां अपनाई गई, जैसे लोगों को अवेयर कराया गया, पंपलेट, बैरिंग, जो होर्डिंग वगैरह लगाकर न्यूज चैनल में बताकर सबको, साथ में सोशल मीडिया पर लोगों को अवेयर कराया गया इस बारे में। तो स्टूडेंट, आपको याद होगा पिछली क्लास सब कुछ एकदम सही तरीके से आप लोगों ने याद किया होगा। और आगे ये भी हमने समझा था कि किस प्रकार से एक लड़की की और एक लड़के की एज होनी चाहिए शादी की। और चलिए इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कौन सी एज में लड़की की शादी और किस एज में लड़की की शादी होनी चाहिए। हमारे एनसीईआरटी में जो लिखा है उसको बताएंगे आप लोग, है ना। उसके बाद स्टूडेंट हम आगे ये भी बताए थे कि जो नारा लगाया गया वो नारा कौन सा था, आप ये भी हमको बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि जो नारा था जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या नियंत्रण को रोकने के लिए, जो 2000 इससे 2011 के बीच में बहुत ही कम हो गई थी, है ना। और बच्चों आप हमें बताएंगे कि जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा कारण क्या था, है ना। ये भी कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन कौन सा, एक क्वेश्चन आप हमको जनसंख्या का सबसे बड़ा कारण क्या था ये बताएंगे। और एज कौन सी निर्धारित की गई लड़के और लड़कियों की शादी के लिए, ठीक है, यानी उससे नीचे पर करने पर बाल विवाह के रूप में माना जाता है। उसके बाद स्टूडेंट हमने पिछली क्लास में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे जिसके जवाब आप सारे स्टूडेंट ने, जिसने मैक्सिमम स्टूडेंट ने सही दिया। आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत क्लैपिंग, और आप लोग लगातार बने रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। हमें ये लगता है कि आप जब हमें जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर देते हैं ना, तो एक अजीब सी खुशी होती है कि नहीं, हाँ हम जो पढ़ा रहे हैं लोगों को समझ में आ रहा है। तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए आज ये हेडिंग स्टार्ट करते हैं, गर्भ निरोधक विधियां। गर्भ निरोधक विधियां बच्चों यानी कि जो दंपत्ति अगर ये चाहती है कि उनको लड़का अभी नहीं हो, तो वो इन
विधियों का प्रयोग कर सकता है, और वो कौन कौन सी विधियां हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इन गर्भ निरोधक विधियां जो है बच्चों मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। हालांकि इसको कई भागों में डिवाइड किया गया है, लेकिन मुख्य रूप से इसको हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे गर्भ निरोधक विधियां को, जिसमें पहली विधि है स्टूडेंट कौन सी? प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधियां यानी गर्भ निरोधक विधियां का मतलब समझिए बच्चों, यानी कि गर्भधारण को रोकने वाली विधियां क्या होती हैं? गर्भ निरोधक विधियां होती हैं। गर्भधारण को रोकने वाली विधियों को क्या कहते हैं? गर्भ निरोधक विधियां कहते हैं बच्चों। उनमें से पहला हम जो विधि पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी है? प्राकृतिक विधि। मतलब नेचुरली तरीके से किसी दवा का या किसी उपकरण का प्रयोग किए बिना हम किस प्रकार से जो है अवांछनीय, जैसे कि हम नहीं चाहते हैं कि एक फीमेल प्रेगनेंसी हो, तो उस दौरान किस प्रकार से प्राकृतिक विधि से इसे रोका जा सकता है। इसका मतलब बच्चों कि गर्भ निरोधक के लिए हमें स्पर्म को, ओवम को फर्टिलाइज करने से रोकना पड़ेगा। मतलब समझिए, जो ये ओवम है इसको स्पर्म के पास या स्पर्म को इसको फर्टिलाइज करने से रोकना है। तो इसको क्या क्या कर सकते हैं, इसमें हम एक एक पॉइंट को समझेंगे, जिसमें प्राकृतिक विधियों में हम सबसे पहले पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें भी निम्न प्रकार है बच्चों। इसमें पहला पॉइंट है बच्चों कि आर्तव चक्र जो होता है, आर्तव चक्र जानते हैं आप लोग ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल। आर्तव चक्र के 10वें से 17वें दिन तक बचाव, ठीक है। मतलब समझिए, यानी पहला पॉइंट ये है स्टूडेंट कि आर्तव चक्र जब चल रहा है, आर्तव चक्र जो आपको पता है फीमेल में हर मंथ चलता है, और उसमें लगभग 14वें दिन आपको बताया क्योंकि एग का ओव्यूलेशन होता है और चांस जो है ज्यादा बन जाते हैं 24 घंटे तक की एग फर्टिलाइज हो जाए। लेकिन अगर हमें प्राकृतिक विधि से गर्भधारण को रोकना पड़ेगा, गर्भ निरोधक तरीका अपनाना पड़ेगा, तो आर्तव चक्र के 10वें से 17वें दिन तक स्पर्म को ओवम से मिलने से रोकना पड़ेगा, ठीक है। स्पर्म को ओवम से मिलने से रोकना पड़ेगा, यानी कि कपलेशन से दूर रहना पड़ेगा। इसलिए तो एक विधि ये हो सकती है बच्चों, ठीक। आप लोगों को समझ में आ गया। दूसरी विधि के बारे में डिस्कस कर ले बच्चों शॉर्टकट में। क्या है दूसरी विधि? हमारी दूसरी विधि है बच्चों बाह्य अस्खलन, ठीक है। बाह्य स्खलन यानी कि जब कपलेशन हो रहा है उस दौरान जो सीमेन है वो जो वजाइना होता है उससे बाहर अस्खलित हो जाए। तो अगर जब बाहर स्खलित हो जाएगा तो स्पर्म जो है ओवम से नहीं मिल पाएगा बच्चों। तो दूसरी विधि भी क्या हो सकती है? प्राकृतिक है, नेचुरल है ना। किसमें क्या कोई दवा या क्या कोई अन्य विधि का प्रयोग किया जा रहा है? नहीं ना। इसमें क्या है 10वें से 17वें दिन कपलेशन को रोका जाए। साथ में यहाँ पर बाह्य स्खलन यानी कि जैसे ही स्पर्म का एजुकुलेशन होने वाला है वैसे ही स्पर्म को बाहर अगर एजुकुलेट करा दिया जाए तो ये विधि हो सकती है रोकने की। और तीसरी विधि है प्राकृतिक बच्चों, कौन सी? स्तनपान अनार्तव। स्तनपान अनार्तव बच्चों। इस विधि में बच्चों ये कभी कभी हेडिंग के रूप में पूछ लेता है। तो इस विधि के अंतर्गत अगर एक महिला अपने बच्चे को जन्म दी है, अगर सपोज करिए एक महिला अपने बच्चे को जन्म दी और वो 6 महीने तक, लगभग हम मानते हैं कि 4 से 6 महीने तक 4 से 6 महीने तक अपने बच्चे को दूध का पान कराती है, यानी कि मिल्क जो है उसका बच्चा जो है पी रहा होता है। तो उस दौरान बच्चों आपको याद है पहले वाले चैप्टर में, इससे पहले वाले चैप्टर में आपको बताए हैं हम, है ना, बताए हैं कि नहीं बताए हैं कि अगर एक बच्चा अपनी माँ का दूध पी रहा है तो जो फीमेल है उसके अंदर एग का ओव्यूलेशन नहीं होगा, है ना, एग जो है बनेगा नहीं, ठीक है। एग ओव्यूलेट होकर फिम्बरी के द्वारा कैप्चर नहीं होगा, फैलोपियन नलिका में नहीं होगा। तो इस क्रिया को बच्चों क्या कहते हैं? स्तनपान अनार्तव। मतलब कि इस समय जो है स्पर्म जो है ओवम के पास पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि ओवम तो आ ही नहीं रहा है वहां से, है ना, अंदर ओवरी से ओवम आ नहीं रहा है। तो कब ऐसा होता है? जब एक महिला अपने बच्चे को जन्म दी है और वो अपना स्तनपान करा रही है बच्चे को, तो
ऐसा माना जाता है कि 4 से 6 महीने तक ये विधि कारगर हो सकती है। यानी स्तनपान के दौरान, क्यों ऐसा होता है, स्तनपान के दौरान बच्चों एग का ओवुलेशन नहीं होता, एग जो है ओवरी से निकलकर जो है फैलोपियन नलिका में नहीं आता है, जिससे स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो सके। ठीक है, तो इस विधि को बच्चों क्या करते हैं, स्तनपान अनार्तव। ठीक, आप लोग समझ में आ गया होगा ना, है ना, समझे कि नहीं बच्चों, समझ गए ना, आसान है ना, तो समझ गए तो एक लाइक बनता है। अब यहां से बच्चों ये 3 पॉइंट हमने डिस्कस किया जो आपके एनसीईआरटी में काफी लंबा दिया है, जो कि है नहीं इतना लंबा, आसान है ना। तो चलिए अब हम आगे टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं, लेकिन उससे पहले बच्चों बता दें कि ये विधि जो है पूर्णतः 100% कारगर नहीं मानी जा सकती। में भी हो सकता है इस एग का ओवुलेशन हो चुका, स्तनपान अनार्तव में भी हो सकता है बच्चों एग का ओवुलेशन हो गया और स्पर्म जाकर उसको फर्टिलाइज कर दे, है ना। तो ये 100% कारगर नहीं है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि कौन सी विधि 100% कारगर हो सकती है। ठीक है, तो इसको इरेज करें और हम अगले टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं, है ना। तो इसको इरेज कर लेते हैं बच्चों। अब हमारी अगली हेडिंग जो गर्भाशय गर्भ निरोधक विधियों में हम देख रहे थे, जो हमारी अगली हेडिंग है बच्चों, कौन सी, भौतिक तथा रासायनिक विधियां, यानी कि फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस के माध्यम से हम कैसे एक जो स्पर्म को एग से, यानी कि जो अंडाणु होता है उससे मिलने से रोका जा सके। आप समझिए मेरी बात को, हम क्या कहना चाहते हैं। यानी कि गर्भ निरोधक क्या है, मतलब हमने पहले ही डिस्कस कर दिया, यानी स्पर्म को किसी तरीके से ओवम से मिलने से रोका जा सके, ताकि जो है एक फर्टिलाइज ना हो और वो जो है एक बच्चा वहां पर ना बन पाए। तो गर्भ को रोकने की विधि ये हम सब बता रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो जिसमें हम भौतिक और रासायनिक विधियों में कुछ भौतिक और रासायनिक विधियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी हमने प्राकृतिक विधियों में, जिसमें हमने देखा कि वो 100% श्योर नहीं कि नहीं, हाँ रुकेगा ही, लेकिन यहाँ पर 100% श्योरिटी के साथ कर सकते हैं। लेकिन उसमें मोर देन चांस हो सकता है कि यहाँ पर स्पर्म जो है एग के फर्टिलाइजेशन से रुक जाए। अगर असावधानी बरते तो ये भी फेल हो सकता है, लेकिन सावधानी पूर्वक ये 100% जो है स्टूडेंट कारगर होता है। जिसमें स्टूडेंट फर्स्ट क्या है, कॉन्डोम। ठीक है, फर्स्ट कॉन्डोम, उसके बाद डायाफ्राम, फिर गर्भाशय ग्रीवा टोपी और वाल्व, ये सभी बच्चों जो है जो रबर होता है उसके बने होते हैं, लैक्टेक्स रबर जो होता है उसका बना होता है। ठीक है, जिसमें ये जो फर्स्ट पॉइंट पर है, यानी जिसको कॉन्डोम कहते हैं, ये बच्चों एक बार यूज किया जाता है, और बाकी जो डायाफ्राम है, गर्भाशय ग्रीवा टोपी और वाल्व है, ये बच्चों ये स्टूडेंट जो है मोर देन टाइम यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये मोर देन टाइम यूज किया जाता है, इसको केवल 1 टाइम यूज करते हैं। जबकि ये डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा टोपी और वाल्व जो होता है, इसका हम एक से 2 बार या फिर कई बार हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये विधियां बताएं हम आपको, और ये सभी किसके बने होते हैं, रबड़ की बनी संरचनाएं होती हैं स्टूडेंट। ठीक है, और इनका काम क्या होता है बच्चों, इनका काम होता है कि जो स्पर्म है वो एग के पास न पहुंच पाए। यानी ये जो 4 पॉइंट आपको दिखा रहे हैं, कॉन्डोम, डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा टोपी और वाल्व, इनका एक मुख्य काम है कि जो स्पर्म है स्टूडेंट, वो ओवम के पास यानी अंडाणु के पास ना जा सके। ठीक है, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो बेबी का इम्प्लांट नहीं होगा। इसके साथ साथ कुछ अन्य रासायनिक विधि कौन कौन सी है, क्रीम का प्रयोग, जेली का प्रयोग, या फोम या झाग का प्रयोग। इसका प्रयोग करने से बच्चों ये जो शुक्राणु नाशक होते हैं, यानी जो शुक्राणु स्पर्म जो निकलता है मेल के इजैकुलेशन में, जो स्पर्म फर्टिलाइज करता है, इसमें जो क्रीम और जेली और फोम जो होता है, वो ये अगर इसका यूज कर लिया जाए तो स्पर्म जो है बच्चों वो मर जाता है। ठीक है, ये स्पर्म जो होता है बच्चों ये मर जाता है, और इसका यूज जो होता है फीमेल जेनिटल पार्ट्स में किया जाता है। इसका यूज करने पर जब इजैकुलेशन होता है, स्पर्म जो है इजैकुलेट हो जाता है फीमेल जेनिटल पार्ट्स में, तो उस दौरान एक क्रीम, जेली और फोम में कुछ रसायन होते हैं, जिसकी वजह से इस जो स्पर्म होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये शुक्राणु नाशक होते हैं, ये रासायनिक होते हैं, और भौतिक जो होते हैं वो ये होते हैं। यानी कि ये दोनों विधियां जो है क्या कर रही हैं, स्पर्म को ओवम के पास जाने से रोक रही हैं। और इन विधियों में मैक्सिमम स्पर्म मर जाते हैं, मैक्सिमम की गति जो है कम हो जाती है, मैक्सिमम जा ही नहीं पाते हैं। तो आप लोगों को ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा भौतिक तथा रासायनिक विधि में, जिसमें बच्चों हमने आपको 4 पॉइंट यहाँ और 3 पॉइंट यहाँ पर रासायनिक बताए हैं, जिसके अंतर्गत हमने क्या समझा कि स्पर्म को ओवम से मिलने से रोका जा रहा है इन 7 विधियों में।
ठीक है बच्चों, आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, है ना। तो आप लोगों को ऑकवर्ड, क्योंकि इस पॉइंट में हम बायोलॉजी स्टूडेंट हैं, हम यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड, कुछ ऐसे चित्र, ऐसे फिगर का प्रयोग करते हैं जिसमें समाज के नजरिए से बच्चों ये गलत हो सकता है, लेकिन हमें अवेयर कराना है लोगों को, है ना। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे, आपके सिलेबस में आपको पढ़ाना, आपको अवेयर कराना है। जो आने वाला भारत होगा वो नया भारत होगा, एक नवनिर्माण भारत होगा, जो आगे जाकर ये हमारे जो आप सभी एक युवा जो विद्यार्थी हैं आने वाले समय में एक नए भारत का निर्माण करेंगे। तो प्लीज स्टूडेंट, आप इस जो चैप्टर चल रहे हैं इसमें जो भी शब्द, जो भी वर्ड और जो भी चित्र का प्रयोग किया जा रहा है, आपकी जानकारी के लिए किया जा रहा है, जिससे आप लोग इसके बारे में अवेयर हो सकें, ठीक है। इसे दूसरे वे में मत लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगली हेडिंग की तरफ मूव ऑन करते हैं, यानी हम अगली हेडिंग को अगली हेडिंग में समझेंगे कि और भी अन्य विधियां हैं जिससे हम स्पर्म को ओवम से मिलने से रोक सकते हैं। मतलब कि बच्चों ये इसलिए हो रहा है कि जो दंपति ये नहीं चाहता है कि अभी उनको लड़का या लड़की जन्म ले, तो वो क्या काम करता है, इन विधियों का प्रयोग करता है। और भी अन्य विधियां हैं, उनका प्रयोग करके मतलब कि माता पिता नहीं बनते हैं, लेकिन कुछ समय बाद अगर वो चाहें तो माता पिता बन सकते हैं। तो बच्चों अगली हेडिंग की तरफ मूव ऑन करते हैं, इसको हम इरेज करते हैं। हेलो स्टूडेंट, अब अगली हेडिंग की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारी अगली हेडिंग कौन सी है? अगली हेडिंग है यहाँ पर अंतःगर्भाशय युक्ति, है ना। अंतःगर्भाशय युक्ति का मतलब समझिए, यानी कि इस हेडिंग के अंतर्गत हम ये समझेंगे कि ये इसको इंग्लिश में इंट्रा यूटेराइन डिवाइस यानी आईयूडी के नाम से जानते हैं बच्चों। आईयूडी का मतलब समझ लीजिए, आई का मतलब इंट्रा, यू का मतलब यूटेराइन और डी का मतलब डिवाइस, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतःगर्भाशय युक्ति। अंतःगर्भाशय युक्ति यानी कि एक ऐसी युक्ति है जिसके अंदर फीमेल के जेनेट मतलब गर्भाशय के अंदर कुछ डिवाइसेस को लगाया जाता है, जिसकी मदद से जो फीमेल होती है, जिसकी मदद से जो होता है फीमेल के अंदर जब इसको लगाया जाता है, और किसको लगाया जाता है, मतलब किसकी हेल्प से, डॉक्टर और नर्स की हेल्प से इसको लगाया जाता है, ठीक है। और जिसमें जो स्पर्म होता है बच्चों ओवम के पास जाने से रुकता है, यानी कि इसको जो स्पर्म होगा वो ओवम को फर्टिलाइज करने से रोकने का काम करता है। तो वो कौन कौन सी विधियां हो सकती बच्चों? ये कौन सी विधि है? लिपेस लूप विधि है, जिसकी मदद से जो स्पर्म होता है वो उसके पास मतलब कि जो एग होता है उसके पास नहीं पहुंच पाता है। और दूसरी विधि कौन सी है? ताबा मोचक यानी कॉपर टी विधि है। और कॉपर टी विधि किस प्रकार से लगाते हैं हम आपको यहां पर क्लियर करते हैं एक छोटे से फिगर के थ्रू। ये फिगर आपको याद होगा, अच्छे ढंग से याद होगा। पिछली क्लास में कुछ इस प्रकार से हमने फिगर को डिस्कस किया था, और जिसके थ्रू हम लोगों ने समझा था कि कहां पर इसका गर्भाशय और किस प्रकार से बच्चे कहां पर इम्प्लांट होते हैं। तो बच्चों जो कॉपर टी है ये टी आकार की संरचना में होता है, इसे टी आकार की संरचना और गर्भाशय के अंदर इसको लगा दिया जाता है। जब गर्भाशय के अंदर लगाया जाता है बच्चों, तो जब स्पर्म इस रास्ते से होकर अंदर की तरफ मूव ऑन करता है, तो उस दौरान इस कॉपर टी से जो है कॉपर रिलीज होता है, कॉपर आयन रिलीज होते हैं जो स्पर्म को आगे बढ़ने से रोकते हैं, मतलब उसको मारने का काम करते हैं। उसी प्रकार से बच्चों तीसरे पॉइंट पर यहां पर देखिए कॉपर 7 यानी कॉपर 7 मल्टीलोड 375 कॉपर टी, ये पूरा नाम है बच्चों। ये भी क्या होता है? ये भी कॉपर को रिलीज करने का काम करता है। मतलब ये किस आकार का रहता है बच्चों? ये 7 आकार का रहता है। कॉपर 7 लिखा है ना, ये 7 आकार का रहता है, जिससे इस प्रकार से डॉक्टर और नर्स के थ्रू फीमेल के यूट्रस में इसको इम्प्लांट किया जाता है, लगाया जाता है बच्चों। और लगाने के बाद जो यहां से क्या होगा, जब जैसे ही स्पर्म आगे की तरफ मूव ऑन करेगा, यहां से क्या रिलीज होगा? यहां से कॉपर आयन रिलीज होंगे, कॉपर आयन रिलीज होंगे। और ये कॉपर आयन जो है क्या काम करेंगे? जो स्पर्म आगे की तरफ मोटिलिटी हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है इस एग को फर्टिलाइज करने के लिए, अब वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉपर आयन की वजह से वो मारे जाएंगे या उनकी गति आगे की तरफ मूव ऑन नहीं हो पाती। तो बच्चों ये 3 विधि हम समझे, कौन सी? लिपेस लूप विधि, ताबा मोचक यानी कि कॉपर टी विधि, उसके बाद कॉपर 7 मल्टीलोड 375 कॉपर टी। ये कई बार मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है बच्चों। तो ये इन विधि से जो है स्पर्म को रोका जा सकता है फीमेल के जो एग को फर्टिलाइज करने से। और बच्चों ये विधि जो होती है ये औषधि रहित आईयूडी विधि है, मतलब कि अंतःगर्भाशय युक्ति यानी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, जिसको आईयूडी के नाम से जानते हैं। इसमें हमने औषधि रहित विधि के बारे में समझा, यानी कि ये किसी भी मेडिसिन को रिलीज नहीं कर रही है, कॉपर आयन को रिलीज कर रही है, ठीक है। तो ये औषधि रहित आईयूडी विधि है, जिसमें
फीमेल के गर्भाशय के अंदर डॉक्टर या नर्स के थ्रू इसको ट्रांसफर किया जाता है, इस डिवाइसेस को लगाया जाता है, जिसके फलस्वरूप जो होता है स्पर्म एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाता है ना स्टूडेंट। अब आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं अगली हेडिंग की तरफ। अगली हेडिंग में इसी में दूसरा पॉइंट है, ये पहला पॉइंट समझ सकते हैं, हार्मोन मोचक आईयूडी विधि, यानी कि ऐसी विधि जिसमें हार्मोन के रिलीजन से स्पर्म को ओवम के पास से जाने से रोका जा सके। मतलब कि हार्मोन मोचक विधि आईयूडी विधि यानी कि कुछ ऐसा गर्भाशय के अंदर लगाएंगे जिसमें हार्मोन का रिलीजिंग होगा, जिसके फलस्वरूप क्या होगा बच्चों, जिसके फलस्वरूप स्पर्म जो है एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। जिसमें पहला जो विधि है वो कौन सा है, प्रोजेस्टेरॉन्स विधि। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन्स विधि के अंतर्गत जो होता है ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का रिलीजिंग करते हैं, हार्मोन का रिलीजिंग करते हैं, जिसकी वजह से एग पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हो पाता और बाहर रिलीज नहीं हो पाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये प्रोजेस्टेरॉन्स विधि है जिससे स्पर्म को रोका जा सकता है एग के पास जाने से। उसके बाद दूसरी विधि है बच्चों LNG-20। LNG-20 जो होता है ये भी एक ऐसी विधि है जिससे स्पर्म को एग के पास जाने से रोका जाता है। तो ये कैसी विधि है, हार्मोन मोचक विधि, यानी कि ये दोनों यानी प्रोजेस्टेरॉन्स और उसके साथ LNG-20 हार्मोन को रिलीज करते हैं, जबकि बच्चों ये औषधि रहती है, यहाँ पर कोई हार्मोन नहीं, यहाँ पर आयन का रिलीजिंग हो रहा है। एक में कौन है, लिपेज लूप है, ताबा मोचक कॉपर टी है, कॉपर 7 मल्टीलोड 375 कॉपर टी है, जिससे फीमेल के इस यूटेराइन पार्ट्स में लगाया जाता है, जिसकी वजह से जो स्पर्म होता है मेल का वो फीमेल के एगो को फर्टिलाइज नहीं कर पाता है। तो स्टूडेंट आज की क्लास के लिए इतना ही हम हैं। आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी, इंटरेस्टिंग थी, और आप लोग बताएंगे हमको कमेंट बॉक्स में कि किस प्रकार से आप लोगों को एक पॉइंट समझाया गया, क्या समझ में आया कि नहीं समझ में आया, है ना। तो ये वाली जो विधि है एक बार रिवाइज कर देते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और ये जो इंपॉर्टेंट नेम कुछ लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो हेडिंग है वो क्या है, अंतःगर्भाशय युक्ति। ये पूछ लेगा अंतःगर्भाशय युक्ति क्या है, हेडिंग के रूप में दे देगा एग्जाम में, 3 नंबर 2 नंबर का आता है, जिसका इंग्लिश में इंट्रा यूटेराइन डिवाइस और शॉर्ट फॉर्म में आईयूडी कहते हैं। बच्चों आईयूडी 2 प्रकार का होता है, एक तो हमने समझा औषधि रहित आईयूडी, और दूसरा है क्या, हार्मोन मोचक आईयूडी। औषध रहित आईयूडी के अंतर्गत ये 3 आते हैं, लिपेज लूप, ताबा मोचक यानी कॉपर टी, उसके बाद कॉपर 7 मल्टीलोड 375 कॉपर टी, उसके बाद ये जो होते हैं हार्मोन औषधि रहित के अंतर्गत आते हैं। और इस विधि के अंतर्गत जो है फीमेल के यूटेराइन में डॉक्टर और नर्स के थ्रू बच्चों इसको फिट किया जाता है, जिसके थ्रू ये कॉपर आयन का रिलीजिंग करते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म जो है मूव नहीं कर पाता, मर जाता है जाने से पहले ही एग के पास। ठीक है, तो इस विधि से इसको रोका जा सकता है। दूसरी विधि कौन सी है, हार्मोन मोचक विधि, जिसमें हार्मोन का रिलीजिंग होता है, एक ऐसी डिवाइस जो फीमेल के यूटेराइन पार्ट में लगाया जाता है, जो कि क्या होता है कि ये हार्मोन रिलीजिंग की वजह से स्पर्म जो है एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाता है। तो ये कौन सी विधि हो गई, इसमें कौन कौन से आते हैं, फर्स्ट नंबर पर प्रोजेस्टेरॉन्स और दूसरे नंबर पर LNG-20। तो ये हार्मोन का रिलीजिंग करते हैं, जिससे स्पर्म जो है फीमेल के एग को फर्टिलाइज नहीं कर सके। तो स्टूडेंट आज की क्लास के लिए इतना ही था। आज की क्लास आप लोग कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे, और साथ में आप लोग अपने नोट्स को कंप्लीट करते रहें और एंजॉय फुल तरीके से अपने पूरी क्लास को एंजॉय तरीके से देखा करिए आप लोग। और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, कोई टॉपिक नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए हमसे। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। और वही है कि अगर आप नए हैं तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे तभी सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और अपनी कोर्स को कंप्लीट कर सके। आप हमारे ऊपर पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हैं और अच्छे नंबर आपके बोर्ड में आएंगे अगर आप हमारे साथ बने रहें और जो हम कहते हैं वो फॉलो करते रहें, तो आप आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करेंगे बायोलॉजी में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू, बने रहिए लगातार।